नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन संबंधित विकार के बारे में, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उनके बारे में जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला विकार जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो है आंतनलिका शोथ, यानी इन्फ्लामेशन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ये बैक्टीरिया या वायरस से होने वाला एक सामान्य इन्फ्लामेशन है या विकार है। ठीक है, जो बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है। इसके अलावा ये अन्य जो परजीवी हैं, जैसे बात करें गोलकृमि है, फीताकृमि है, हुकवर्म है, आदि से भी ये आंतनलिका शोथ हो सकता है। आगे बात करें तो अगला दे रखा है पीलिया या जॉन्डिस। इस पीलिया या जॉन्डिस के अंदर बेसिकली जो यकृत है, जो अपना लीवर है, वो प्रभावित होता है। और हम जानते हैं लीवर के अंदर पित्तवर्णक पाए जाते हैं। ये पित्तवर्णक त्वचा और आंख में जमा हो जाते हैं, जिसके कारण अपने स्किन का कलर और आंखों में हल्का पीलापन दिखाई देता है जॉन्डिस या पीलिया के केस में। ये दो हो गए। तीसरा बात करें वमन या वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या होती है? आमाशय में संग्रहित भोजन का मुख द्वारा बाहर निकालना वॉमिटिंग या वमन कहलाता है। इस वॉमिटिंग का जो केंद्र है जिससे ये वॉमिटिंग नियंत्रित होती है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है, जिसे वमन केंद्र कहते हैं। इस वमन या वॉमिटिंग होने से पहले अपने को बेचैनी होती है, मारवाड़ी में कहें तो जीव दौरा होता है। तो उससे पहले बेचैनी होती है और बेचैनी के बाद में अपने को वॉमिट होता है। ठीक है, अगला बात करें अपच या इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर खाना ठीक तरह से पचता नहीं है और खाने के ठीक तरीके से ना पचने से पेट भरा भरा महसूस होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे बात करें एंजाइम के स्राव में कमी। अपने शरीर के अंदर विभिन्न पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं, उनके ठीक तरीके से स्रावित ना होने के कारण भी अपच या इनडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, व्यग्रता, अधिक गुस्सा करने से भी अपच की शिकायत हो सकती है। कुछ ऐसा खाना खा लेने से जो कि एक्सपायर हो या फिर ठीक तरीके से पका ना हो, या खराब खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और फूड पॉइजनिंग से अपच की शिकायत हो सकती है। एक्सेस फूड, बहुत ज़्यादा खाना ठूस लेने से एक्सेस ऑफ फूड के कारण भी अपच की शिकायत हो सकती है और मसालेदार भोजन करने से भी अपच की शिकायत हो सकती है। तो ये चार हमने पढ़े हैं। आंतनलिका शोथ जो बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है मेनली, और अन्य परजीवी कारण भी हो सकता है। फिर पीलिया, जिसके अंदर यकृत प्रभावित होता है और त्वचा और आंखों का पीलापन इसमें देखा जाता है। वमन क्या होता है हम जानते हैं, और इसका जो केंद्र है वो मेडुला के अंदर पाया जाता है और वमन से पहले अपने को बेचैनी होती है। अपच के विभिन्न कारण होते हैं, इसमें पेट भरा भरा महसूस होता है। आगे चलते हैं। हाँ जी, आगे बात करते हैं प्रवाहिका। बड़ा ही खतरनाक शब्द है साहब हिंदी का, आप डायरिया याद रखें। ये एक ऐसी डिसऑर्डर है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे आप लोग परिचित होंगे ही। तो डायरिया में क्या होता है? आंत्र या बाउल की अपसामान्य गति। अपसामान्य, ये वर्ड ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एबनॉर्मल साहब, इसमें नॉर्मल काम होता ही नहीं है। एबनॉर्मल तरीके से क्या होती है? बारंबारता होती है, यानी बार बार गति, बार बार अपने को महसूस होता है, भागने की जल्दी होती है। तो इस डायरिया के अंदर तो ध्यान रखना, आंत्र की अपसामान्य गति, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी इस डायरिया के अंदर होता है। मल का अत्यधिक पतला हो जाना। ये मल अत्यधिक पतला क्यों होता है? भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाने के कारण। ये क्या है साहब? देखिए, हम जानते हैं कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अपना भोजन एलिमेंट्री कैनाल से होकर पास होता है, और उस एलिमेंट्री कैनाल से जब पास होता है तो विभिन्न जगहों पर भोजन का अवशोषण किया जाता है, और वही अवशोषण क्रिया इस डायरिया के अंदर घट जाती है। इस अवशोषण क्रिया घटने के कारण मल का अत्यधिक पतलापन देखा जाता है। तो इसमें ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं, और ये जो वर्ड है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है साहब। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है ना, नॉर्मल काम नहीं होता है इसमें, एबनॉर्मल होता है।
अगला पढ़ते हैं कब्ज या कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, इससे भी आप लोग वाकिफ होंगे। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कोलन में मल रुक जाता है, मल आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। और इसमें गतिशीलता अनियमित होती है। ये दोनों वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अनियमित यानी इरेगुलर। इसके अंदर डायरिया के अंदर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है और इसके अंदर इरेगुलर फ्रीक्वेंसी है, यानी इसमें नॉर्मल तरीके से काम नहीं होता है, एबनॉर्मल होता है, और इसमें रेगुलरिटी नहीं रहती है। ये चीज़ याद रखना। तो डायरिया के अंदर एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, मल का पतला होना और भोजन अवशोषण क्रिया घट जाना। कब्ज कॉन्स्टिपेशन, कोलन में मल रुक जाता है और गतिशीलता कैसी होती है, इरेगुलर होती है। अच्छा, आगे दे रखा है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में, यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में। उसका एक पैराग्राफ दे रखा है, वो पढ़ के बता देता हूं। देखिए, आहार में प्रोटीन और संपूर्ण आहार कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा कुपोषण दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिम एवं मध्य अफ्रीका के अनेक कम विकसित क्षेत्रों में विस्तृत समस्या है। सूखा, अकाल एवं राजनीतिक उथल पुथल के कारण जनसंख्या का एक विशाल हिस्सा प्रोटीन माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन यानी PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश में मुक्ति युद्ध तथा 80 के दशक में इथोपिया में भयंकर सूखे के कारण ऐसा हो चुका है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन शिशुओं एवं बच्चों को प्रभावित करता है तथा मेरेस्मस और क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को सिर्फ जीवन जीने के लिए खाना नहीं होता है, अपने को पोषक तत्वों की सख्त आवश्यकता होती है। और जब बच्चे में ये प्रोटीन और कैलोरी की अपर्याप्त मात्रा होती है तो उसके कारण उसमें कुपोषण की शिकायत होती है। और इस कुपोषण के कारण 2 प्रकार की बीमारियां होती है, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर, जिनको अपन आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ जी, मेरेस्मस और क्वाशियोरकर। मेरेस्मस जो है वो 1 साल से कम की आयु के बच्चों में होता है और क्वाशियोरकर 1 से अधिक साल के बच्चों में होता है। मेरेस्मस के अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है, जबकि क्वाशियोरकर में ओनली प्रोटीन की कमी होती है। मेरेस्मस में त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो जाती है और वहीं पर क्वाशियोरकर के अंदर त्वचा के नीचे वसा उपस्थित होती है। इसे अपन इडेमा बोलते हैं। ये तो ठीक है, इसको जैसे जैसे ये लिखा है वैसे वैसे अपने याद रखना है, लेकिन याद रखने के अंदर कुछ टिक्स हो जाए तो वाह भाई वाह। तो देखिए, मेरेस्मस की यदि हम बात करें तो मेरेस्मस एक छोटा वर्ड है और वहीं पर क्वाशियोरकर जो है वो एक बड़ा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें छोटी आयु यानी 1 साल से कम की आयु मेरेस्मस के अंदर होती है, जबकि क्वाशियोरकर के अंदर बड़ा वर्ड बड़ी आयु होती है, ठीक है। अच्छा, मेरेस्मस में दोनों होते हैं, जबकि क्वाशियोरकर में कोई एक होता है, कोई एक की कमी होती है, ठीक है। तो याद रखना है, क से क्वाशियोरकर यानी कोई एक, तो क्वाशियोरकर में कोई एक यानी प्रोटीन की कमी होती है और वहीं पर मेरेस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। अगला पॉइंट बात करें, त्वचा शुष्क और झुर्रीदार। देखिए, एक वर्ड है मरियल। क्या वर्ड है? मरियल। देखिए, हम सुनते होंगे वो बच्चा एकदम मरियल टाइप का है, यानी उसके अंदर एकदम हड्डियां दिखने लगी है। तो इस मेरेस्मस के अंदर मरियल टाइप का बच्चा हो जाता है, त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो जाती है। और इसके विपरीत क्वाशियोरकर में इडेमा देखने को मिलता है, यानी उसकी त्वचा के नीचे वसा की परत देखने को मिलती है। तो ये मेरेस्मस और क्वाशियोरकर था। इसमें ये वाला पॉइंट अक्सर पूछा जाता है और एनसीईआरटी के अंदर लास्ट लाइन के अंदर ये वाला पॉइंट लिखा गया है कि इसके अंदर त्वचा शुष्क और झुर्रीदार हो जाती है, जबकि क्वाशियोरकर में कुछ वसा की परत दिखाई देती है, ठीक है। तो याद रखना है, मेरेस्मस छोटा वर्ड छोटी आयु, क्वाशियोरकर बड़ा वर्ड बड़ी आयु। और क्वाशियोरकर में किसी एक की कमी होती है, कोई एक की कमी होती है, ओनली प्रोटीन की कमी होती है, और जबकि इस मेरेस्मस के अंदर प्रोटीन और कैलोरी दोनों कमी होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है कि जो मेरेस्मस होता है वो आखिर होता क्यों है, ठीक है। मेरेस्मस जो है वो बच्चे को माँ के दूध की बजाय
अल्प प्रोटीन और अल्प कैलोरी के भोजन देने के कारण ये मेरेस्मस रोग होता है। ठीक है। हम जानते हैं माँ के जो दूध होता है उसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन उन पिछड़े जो इलाके होते हैं उनके अंदर माँ अपने बच्चों को दूध की जगह अल्प प्रोटीन और अल्प कैलोरी वाला भोजन देती है, जिसके कारण ये रोग होता है। और इसका मेन जो कारण है वो ये है कि भाई दो बच्चों के बीच में अल्प अंतर रखना, यानी एक बच्चा जन्म लेता है जबकि उससे पहले वाले बच्चे की आयु बहुत कम है, तो इस कारण भी ये मेरेस्मस रोग देखने को मिलता है। तो ये हमने पाचन संबंधी जितने भी डिसऑर्डर अपनी एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं उन सबको पढ़ा, समझा और याद किया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।